हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और इसका पार्ट 3 जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि हमारे फरवरी मंथ की कंप्लीट पीडीएफ फाइल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स इन 2021। यानी कि 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रैंक इसमें था सेकंड रैंक था आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किस मामले में? तो दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रैंक था सेकंड। द लार्जेस्ट बायर, द सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, बॉट 90 metric tons of gold, while RBI bought 77.5 metric tons, taking its total gold reserve to 754.1 tons at the end of December 2021। यानी कि सबसे बड़ी खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने, जो इसमें फर्स्ट रैंक पे है वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। और आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इसमें सेकंड रैंक पे है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है, जबकि आरबीआई ने दिसंबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने के भंडार को 754.1 टन तक ले जाते हुए 77.5 मीट्रिक टन खरीदा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने खरीदा है कितना? 90 मीट्रिक, और आरबीआई ने खरीदा है 77.5। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको कंटेंट मिल जाएगा। बात कर लेते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ कौन है? डेविड टाइट। हेडक्वार्टर है लंदन यूके। फाउंडेड इन 1987 एंड प्रेसिडेंट कौन है? केल्विन डस्टिन की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय आरबीआई इन 2022। यानी कि 2022 में आरबीआई द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या है, यानी कि इसका थीम क्या है? किसका थीम पूछा गया है? तो थीम पूछा गया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 का थीम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या थीम है इसका? गो डिजिटल गो सिक्योर थीम है, जो आरबीआई के द्वारा बनाया गया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022। आई रिपीट, इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। द आरबीआई विल ऑब्जर्व फरवरी 14 to 18 2022। तो ये कब से कब तक मनाया गया, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये 14 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया गया है। क्या? वित्तीय साक्षरता सप्ताह या फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022। आरबीआई has been conducted financial literacy week every year since 2016 to propagate financial education message on a particular theme across the country. Banks have been advised to disseminate the information and create awareness among its customer and the general public। तो क्या बोला गया है इसमें कि आरबीआई 14 से 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में आरबीआई ने मनाया है, और आरबीआई देश भर के एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आयोजित कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कब से कर शुरू किया है आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाना? तो शुरू किया है 2016 से शुरू किया है, और 2022 में कब से कब तक मनाया गया है? तो 14 से 18 तक। 2022 में फरवरी 14 से फरवरी 18 तक मनाया गया है। और बैंकों को सलाह दी गई है कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों को आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें।
तो याद रखिएगा फरवरी 2022 में मनाया गया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई के द्वारा। तो फरवरी 14 से फरवरी 18 तक मनाया गया है और इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, तो थीम जरूर से याद कर लेना है। और कब से कब तक मनाया गया है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। और शुरू कब से किया है आरबीआई ने, 2016 से शुरू किया है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज गो डिजिटल गो सिक्योर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच अमाउंट वॉज ग्रांटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू सोवरेन लोन इन 2021। यानी कि एडीबी द्वारा भारत सरकार को 2021 में सॉवरेन लोन के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो की गई है 4.6 बिलियन यूएस डॉलर। कितना दिया गया है, 4.6 बिलियन यूएस डॉलर। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एज पर द डेटा ऑफिशियल रिलीज्ड बाय द एडीबी, इट प्रोवाइडेड अ रिकॉर्ड 4.6 billion USD in sovereign lending to India in 2021. This include 1.8 billion USD towards coronavirus disease pandemic response। यानी कि एडीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इसने 2021 में भारत को सॉवरेन उधार में रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। इसमें कोरोना वायरस रोग यानी कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया के लिए 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल थे। इसके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, इनको आप जरूर देखिए लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एडीबी की बात करेंगे। तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मॉडलिंग फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मासुगो कावा। मेंबर कंट्रीज कितनी है एडीबी में, तो 68 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। और ये फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966 की बात हो रही है यहाँ पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the revised investment limit for voluntary retention route for investments by foreign portfolio investor? यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो क्या है, 2.5 लाख करोड़। कितना है, 2.5 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। The RBI has introduced the voluntary retention route for investment by foreign portfolio investor in depth in 2019 with an investment limit of ₹1,50,000 करोड़। कितना हो जाएगा, 1,50,000 करोड़। यानी कि RBI ने 2019 में 1,50,000 करोड़ रुपए की निवेश सीमा के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा ऋण में निवेश के लिए स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग की शुरुआत की थी। इसमें से अब तक 3 चरणों में लगभग 1,49,995 करोड़ रुपए का लाभ उठाया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इनको आप जरूर पढ़िए। और ये मैंने जो आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिए हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। ऊपर जो पॉइंट सारे हैं ये इंग्लिश में है और जो नीचे के पॉइंट्स हैं ये सारे हिंदी में दिए गए हैं, इनको जरूर पढ़िए। ये किसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लिमिट शैल बी ओपन फॉर अलॉटमेंट फ्रॉम अप्रैल 1, 2022 एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि बढ़ी हुई निवेश सीमा निम्नलिखित विवरण के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से आवंटन के लिए खुली होगी। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ये सारे ही दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, The investment limit under VRR has been increased ₹250,000। कितना हो गया, 2,50,000 करोड़। ठीक है, तो VR के तहत निवेश की सीमा को बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद NSC Academy टू लॉन्च 5 ऑनलाइन कोर्सेज टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी। यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए
एनएससी एकेडमी के साथ भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने की है? एसबीआई इज द राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड ए पार्टनरशिप विद एनएससी एकेडमी टू लॉन्च 5 ऑनलाइन कोर्सेज दैट प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एज ए नेसेसरी लाइफ स्किल। यानी कि एसबीआई ने वित्तीय साक्षरता को एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देने वाले 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएससी एकेडमी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है द कोर्स क्यूरेटेड बाय एसबीआई आर गुड ब्लेंड theory and operational aspects which will enable learners to have a deeper understanding of the fundamentals of banking, compliance, lending norms and host of other topics। यानी कि एसबीआई द्वारा क्यूरेट किए गए पाठ्यक्रम सिद्धांत और परिचालन पहलुओं का एक अच्छा मिश्रण है जो शिक्षार्थियों को बैंकिंग, अनुपालन, उधार मानदंडों और कई अन्य विषयों के मूल सिद्धांतों की गहरी समझ रखने में सक्षम बनाता है। और इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको नीचे दिए गए हैं, इनको भी आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है दिनेश कुमार खाड़ा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which company has bought a majority stake in Malaysian payment startup named Karlek? यानी कि किस कंपनी ने करलेक नामक मलेशियाई भुगतान स्टार्टअप में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो खरीदी है रेजरपे। किसने खरीदी है? रेजरपे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेजरपे हैज एक्सपेंडेड into Southeast Asia with the acquisition of a majority stake in the Malaysian fintech firm Karlek, valuing the company between 19 to 20 million dollar. Razorpay expects to complete the full acquisition in the next 1.5 years। यानी कि मलेशियाई फिनटेक फर्म करलेक में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ रेजरपे ने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार किया है और कंपनी का मूल्य 90 से 20 मिलियन डॉलर के बीच है और रेजरपे को अगले 1.5 साल में पूरा अधिग्रहण पूरा करने की उम्मीद भी है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए गए हैं। बात कर लेते हैं हम रेजरपे की। तो सीईओ है हर्षल माथुर, फाउंडेड इन 2013। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रेजरपे की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which insurance company has recently partnered with Airtel Payments Bank to offer cyber security insurance? यानी कि साइबर सुरक्षा बीमा की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। व्हाट इज द राइट आंसर? आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद एयरटेल पेमेंट बैंक टू ऑफर साइबर इंश्योरेंस टू कस्टमर्स ऑफ द बैंक। यानी कि आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने बैंक के ग्राहकों को साइबर बीमा की पेशकश करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। द इंश्योरेंस कम्स विद जीरो वेटिंग पीरियड एंड अलाउ यूजर्स टू मेक मल्टीपल क्लेम्स मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर विद इन द लिमिट्स ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट ऑप्टेड फॉर। तो बीमा शून्य प्रतीक्षा अवधि के साथ और उपयोगकर्ताओं को पॉलिसी अवधि के दौरान चुनी गई बीमित राशि की सीमा के भीतर कई बार दावे करने की अनुमति भी देता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देखिए लाइन बाय लाइन है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन जनवरी 2017। बात करें आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की, तो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ है भार्गव दास गुप्ता। तो दोनों की इसमें रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which bank has been awarded the Digital Transformation Award DX 2021 Awards by CII? यानी कि CII द्वारा किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक को किया गया है? कर्नाटक बैंक को। What is the right answer? कर्नाटका बैंक is the right answer. Karnataka Bank has been awarded the Digital Transformation Award DX 2021 Awards in recognition of the innovative best practice KBL Vikas by the Confederation of India
इंडियन इंडस्ट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CII? तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इज द फुल फॉर्म ऑफ CII फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए CII, हिंदी बोलेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ, द्वारा अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास KVL विकास की मान्यता में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस बैंक को किया गया है? कर्नाटका बैंक लिमिटेड को। इसका टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। और कौन सा अवार्ड है? ये अवार्ड है, किस अवार्ड की बात हो रही है? DX 2021 अवार्ड्स की बात हो रही है। बात करें कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड के चेयरमैन है प्रदीप कुमार पंजा, हेडक्वार्टर है मैंगलोर, फाउंडेड 18 फरवरी 1924, और CEO कौन है? महाबलेश्वरा MS। किसकी बात है यहाँ पे? कर्नाटका बैंक की। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स किसी भी बैंक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which general insurance company has signed an agreement with CAS 24 Financial Services Private Limited? यानी कि किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने CAS 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। किस कंपनी ने किए हैं? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है साइन एन एग्रीमेंट विद CAS 24 फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड मोटर इंश्योरेंस सर्विसेज टू यूज्ड कार बायर्स। यानी कि कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इस्तेमाल की गई कार खरीदारों को मोटर बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए CAS 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Under the partnership, used car buyers from CAS 24 will be directly provided with Kotak General Insurance Comprehensive Motor Insurance Plans। तो इस साझेदारी के तहत CAS 24 के यूज्ड कार खरीदारों को कोटक जनरल इंश्योरेंस की व्यापक मोटर बीमा योजनाओं के साथ सीधे प्रदान किया जाएगा। बात करें कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की, तो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके MD CEO है सुरेश अग्रवाल। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज टाइड अप विद policybazaar.com टू डिजिटली ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि पॉलिसी बाजार के साथ किस बीमा कंपनी ने करार किया है? किस बीमा कंपनी ने करार किया है? policybazaar.com डिजिटल रूप से जीवन बीमा और निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा। तो किसने किया है? वो किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC। LIC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। LIC has tied up with Policybazaar to digitally offer a wide range of life insurance and investment products to its customer across India। तो LIC ने पूरे भारत में अपने ग्राहकों को जीवन बीमा और निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को डिजिटल रूप से पेश करने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ करार किया है। किसके साथ किया है? पॉलिसी बाजार के साथ। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। हम बात कर लेते हैं LIC की। तो LIC फाउंडेड इन 1956, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और चेयरपर्सन कौन है LIC के? MR कुमार। कौन है? MR कुमार। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोलैबोरेटेड विद फोनपे, AWS, EY टू ऑर्गेनाइज अ 3-week लॉन्ग वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन। तो निम्नलिखित में से किसने फोन पे, AWS और EY के साथ मिलकर 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है? ये पूछा गया है। तो किसने किया है? वो किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग इज द राइट आंसर। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद फोन पे, AWS and EY has organized a 3-week long virtual summit FinTech Open from 7 to 28 February. The summit was inaugurated by Union Minister for Railway Communication and Electronics and IT Ashwini Vaishnaw in the presence of नीति आयोग वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। तो नीति आयोग ने फोन पे, AWS और EY के सहयोग से 7 से 28 फरवरी से 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है, और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में किया है। तो किसने किया इसका उद्घाटन? अश्विनी वैष्णव।
अतः इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं, इनको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। पॉइंट्स जो दिए गए हैं अदर कंटेंट में, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कंटेंट दिया गया है, इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The government of India has done a conversation with Switch transaction its securities with Reserve Bank of India on January 28, 2022 for an amount of rupees dash, यानी कि भारत सरकार ने 28 जनवरी 2022 को आरबीआई के साथ अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेन देन रुपये की राशि के लिए किया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कितने के लिए किया है, तो वो किया है 1,19,701 करोड़ रुपीज। व्हाट इज द राइट आंसर? 1,19,701 करोड़ रुपीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has done conversion switch transaction of its securities with the RBI on January 28, 2022 for an amount of rupees 1,19,701 करोड़ रुपीज। कितना अमाउंट है ये? 1,19,701 करोड़। तो भारत सरकार ने 1,19,701 करोड़ रुपये की राशि के लिए आरबीआई के साथ अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेन देन किया है। किसने किया है? भारत सरकार ने। The transaction involved buying bank securities that are being matured in financial year 23, financial 24, financial year 25 from the RBI and along issuing fresh securities for equivalent market value to market the transaction cash neutral। लेन देन में आरबीआई से वित्त वर्ष 2023, 24 और 25 में परिपक्व होने वाली बैंक सिक्योरिटीज शामिल हैं और लेन देन के नकद तटस्थ बनाने के लिए समतुल्य बाजार मूल्य के लिए नई प्रतिभूतियां जारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What was the total corpus under the PM CARES Fund in 2021? यानी कि 2020-21 में पीएम केयर्स फंड के तहत कुल कितनी राशि थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 10,990.17 करोड़। कितना हो जाएगा? 10,990.17 करोड़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2020-21 में पीएम केयर्स फंड के तहत कुल 10,990.17 करोड़ रुपए था, जबकि पीएम केयर्स फंड के नवीनतम ऑडिटेड स्टेटमेंट के अनुसार 2020-21 में फंड से 3,976.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और 31 मार्च 2021 तक फंड में 7013.99 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी। सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरणों की खरीदने के लिए पैसे के हिस्से का उपयोग किया है और प्रवासियों को राहत भी प्रदान की है। यानी कि एज ऑन मार्च 31, 2021 द फंड हैज absent balance of rupees 7013.99 crore. The government has used part of the money to buy medical equipment including ventilators to boost the battle against the COVID-19 and has also provided relief to migrants. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमने कवर किया है फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। यहाँ पे हमने अपना पार्ट 2 कवर किया है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और जल्द ही मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ यानी कि हमारे फरवरी मंथ की कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें हमारा पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट इंक्लूड होंगे, इनकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा पार्ट 3 आने के बाद। और पार्ट 3 में आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।